अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक समय था जब इस देश के प्रोडक्ट्स का मजाक बनाया जाता था और आज का समय है कि ये देश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड जीडीपी बन चुका है। याद करिए वो वक्त जब हम किसी भी चीज़ को खरीदते थे तो ये सोचते थे कि इस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ की है, और देखते थे जब मेड इन चाइना का प्रोडक्ट है तो हंस दिया करते थे। हम सोचते थे कि ये चाइना का माल है, कहाँ चलेगा। और आज देखिए ये देश वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री बन चुका है। पर एक समय था सन 1978 में जब ये देश बहुत गरीब था, सबसे गरीब देशों में इसका नाम आता था। और आज के समय ये देश अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दे रहा है और इतने कम समय में ये ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज बना रहा है कि लोग देखकर आज हैरान हैं। चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि चाइना ने ऐसा क्या किया जो इतनी आगे वो निकल चुका है। उन्नीस से पहले चाइना की स्थिति बहुत खराब थी। चाइना दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक था। वहाँ के लोग केवल बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी और इकोनॉमी एक फेल कम्युनिस्ट मॉडल पर चल रही थी। एक लीडर के पॉलिसीज ने लोगों को भूख से मरने पर मजबूर कर दिया और वो लीडर था चेयरमैन माओ जेडोंग। कम्युनिस्ट सिस्टम के कारण हर किसान की जमीन सरकार के कब्जे में थी और उन्हें मजबूर किया जा रहा था कि जो भी किसान कुछ भी फसल उगाए वो सरकार के हवाले करे। इस वजह से चाइना की प्रोडक्शन गिर गई और वो गरीबी में डूबता चला गया। लेकिन फिर एक दिन में छोटे से गांव ज़ोगांग में 18 बहादुर किसानों ने एक ऐसा कदम उठाया जो चाइना का भविष्य बदलने वाला था। इन्होंने डिसाइड किया कि वो कम्युनिस्ट सिस्टम का हिस्सा ना होते हुए अपनी खेती खुद करेंगे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो जितनी भी फसल उगेगी उसका ज्यादा हिस्सा अपने पास ही रखेंगे। ये काम उस समय बहुत रिस्की था क्योंकि अगर सरकार को पता चलता तो उन्हें सजा मिलती। लेकिन जब इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ और जब प्रोडक्शंस बढ़ने लगे तो चाइना की गवर्नमेंट जो सरकार थी उन्होंने सजा देने के बजाय उन्हें एक सिस्टम का हिस्सा बना दिया। ये चाइना के नए आर्थिक सुधार की शुरुआत थी। इस नए मॉडल का सबसे बड़ा सपोर्ट एक आदमी था, डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग ने लीडरशिप संभाली और एक नए मॉडल का विचार किया जो कि सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर्स पर बेस्ड था। सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टर्स का मतलब यह था कि एक ऐसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम का विचार करना जो कि मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और माओ जेडोंग की कम्युनिज्म से इंस्पायर्ड था, लेकिन इसे चाइना के बेसिक नीड्स और इसके कंडीशन के हिसाब से अडैप्ट किया जा रहा था। मार्क्सिज्म लेनिनिज्म और माओ जेडोंग के थॉट्स के अनुसार वो चाइना को एक स्टेटलेस और क्लासेस सोसाइटी बनाने जा रहे थे। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली हो सबके बीच। लेकिन माओस की पॉलिसीज जैसे ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन ने चाइना को एक बड़ी प्रॉब्लम में डाल दी थी। डेंग जियाओपिंग ने इससे सोचा कि आखिर ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है और उसे कैसे फिगर आउट कर सकते हैं। तो उन्होंने बहुत डिटेल में इस बात को समझा और उन्हें ये पता चला कि जो भी पुराने जो सोशलिस्ट मॉडल्स थे, जो भी टेक्निक्स थे, उनसे जल्द से हटा दिया जाए और एक नए फ्लेक्सिबल और प्रैक्टिकल अप्रोच करना जरूरी है। तो उनकी कहावत थी, उन्होंने एक वक्त कहा भी था कि नदी को पत्थर तलाश कर पार करना चाहिए। अगर मैं इसे इंग्लिश में कहूँ तो क्रॉसिंग द रिवर बाय फीलिंग द स्टोन्स। इस फ्रेज का मतलब था कि धीरे धीरे सुधार लाना बिना पूरा सिस्टम तोड़े। डेंग ने कैपिटलिस्ट आइडियाज को अपनाया लेकिन कम्युनिस्ट कंट्रोल को भी बनाए रखा। तो ये था एक बेहतरीन अप्रोच डेंग जियाओपिंग की तरफ से। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट डेंग जियाओपिंग के रिफॉर्म्स के एक बहुत बड़े एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता था। जब 1978 में चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म शुरू किए तब एक मेजर शिफ्ट हुआ जिसमें चाइना ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया और अपनी पुरानी क्लोज्ड इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी में बदला। ये मूव चाइना की इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ने का एक पाइवटल स्टेप था। चलिए इस पॉइंट को एक्सपैंड करते हैं और समझते हैं कि कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने चाइना की इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया और उसके इम्पैक्ट क्या थे। डेंग ने अपनी रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी को 1978 में लॉन्च किया। इसमें सबसे बड़ा चेंज था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को एक्सेप्ट करना। चाइना पहले अपने कम्युनिस्ट पॉलिसीज की वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, लेकिन डेंग ने सोचा कि अगर चाइना को हमें डेवलप करना है और उसमें मॉडर्नाइजेशन लाना है तो उन्हें दूसरे इकोनॉमीज के साथ इंटरेक्ट करना जरूरी होगा। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की एस्टैब्लिशमेंट एक बड़ी रेवोल्यूशनरी स्टेप थी जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए डिजाइन की गई थी। सेस का मेन एम था कि फॉरेन कंपनीज को चाइना में लाकर इन्वेस्टमेंट करने का लुक्रेटिव दिया जाए
और ये एरियाज इकोनॉमिक एक्सपेंस के लिए ओपन थे जहां गवर्नमेंट ने मार्केट ओरिएंटेड पॉलिसीज को अप्लाई की। सेस में फॉरेन कंपनीज को टैक्स ब्रेक्स, ड्यूटी एक्सेम्पशंस एंड रिड्यूस रेगुलेशंस दिए गए थे, जिससे फॉरेन कंपनीज को इन्वेस्ट करना लुक्रेटिव लग रहा था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई, जिसमें पोर्ट्स, रोड्स, टेलीकम्युनिकेशंस और यूटिलिटीज इंक्लूड थे। ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कॉस्ट इफेक्टिव और अट्रैक्टिव था। जब फॉरेन कंपनीज ने चाइना में इन्वेस्ट करना शुरू किया तो इसने मैसिव जॉब क्रिएशन को जनरेट किया। फॉरेन कंपनीज ने मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और रिटेल सेक्टर्स में अपने फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को खोला। इससे मिलियंस ऑफ चाइनीज सिटीजन्स को काम मिलना शुरू हो गया था। इसमें ज्यादातर एग्रीकल्चर में काम करने वाले मजदूर थे। ये कंपनीज एडवांस टेक्नोलॉजीज और मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लेकर आई थी, जिससे चाइनीज वर्कफोर्स को न्यू स्किल्स सीखने को मिली। चाइना ने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स भी इम्प्लीमेंट किए, जिससे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज की वजह से लोग विलेजेस से सिटीज की तरफ माइग्रेट करने लगे। इससे अर्बनाइजेशन का प्रोसेस बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और इससे सिटीज में स्किल्ड वर्कफोर्स की सप्लाई बढ़ने लगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने चाइना के इंडस्ट्रियल बेस को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया था। ये कंट्री पहले एग्रेरियन इकोनॉमी थी, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से इस नई इकोनॉमी को इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में बदल दिया। चाइना ने अपने लो कॉस्ट लेबर के फायदे को उठाते हुए एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स और कंज्यूमर गुड्स में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, सैमसंग, नाइक, होंडा जैसे ग्लोबल ब्रांड्स ने भी चाइना में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए और ये एक ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बन गया और चाइना ने एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज को भी डेवलप किया। फॉरेन कंपनीज ने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की चाइना में। चाइना को एडवांस टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न प्रोडक्शन टेक्निक सीखने में मदद हो रही थी और वैसे कि हम जैसे जानते हैं, जैसे कंपनीज लाइक IBM, इंटेल और माइक्रोसॉफ्ट ने भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स सेटअप किए थे चाइना में, जिससे कि चाइना को कटिंग एज टेक्नोलॉजीज का एक्सेस मिल रहा था। जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट ने चाइना के इकोनॉमिक लैंडस्केप को बदला तो इसने एंटरप्रेन्योरल कल्चर को भी बूस्ट किया। पहले स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस का डोमिनेंस था, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ प्राइवेट बिजनेसेस को भी बूस्ट मिलना शुरू हो गई। लोगों को अपने बिजनेस आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपॉर्चुनिटीज मिलती रही। प्राइवेट वेंचर्स और स्टार्टअप्स के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बना। आज चाइना में अलीबाबा, टेंसेंट, हुआवे जैसे जायंट्स स्टैंड करते हैं, जो इनिशियली फॉरेन इन्वेस्टमेंट और लिबरलाइजेशन का बेनिफिट उठाते हुए ग्रो किए। फॉरेन कंपनीज जैसे मैकडोनल्ड्स, KFC, कोका कोला, स्टारबक्स ने अपने आउटलेट्स चाइना में खोले। ये ना सिर्फ कंज्यूमर मार्केट को डाइवर्सिफाई करते थे, बल्कि लोकल बिजनेस को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर कॉम्पीट करने का मौका देते थे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ने चाइना के ग्लोबल पोजीशनिंग पर भी बहुत बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा। 1980s और 1990s में चाइना ने ग्लोबल ट्रेड पर अपना फुटप्रिंट बढ़ाया। चाइना बिकेम द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट था। और फिर 2001 में चाइना ने वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया, जो कि और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता गया चाइना में। इस वजह से चाइना एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्लेयर बन गया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का फ्लड, ग्लोबल ब्रांड प्रेजेंस और चाइना की $17 ट्रिलियन की जीडीपी ने इस चाइना को सुपर पावर बना दिया। चाइना ने अपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और पॉलिसीज के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड और टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन में अपनी डोमिनेंस एस्टैब्लिश की। आज चाइना का इकोनॉमिक फुटप्रिंट दुनिया भर में है। एप्पल, नाइक और टेस्ला जैसे ब्रांड्स का प्रेजेंस चाइना में इस बात का प्रूफ है कि चाइना का रोल ग्लोबल सप्लाई चेन में कितना क्रिटिकल है। डेंग के रिफॉर्म्स की वजह से चाइना में तेज विकास शुरू हो गया। जब डेंग ने पावर संभाली तब 80% लोग गांव में रहते थे। आज आधे से ज्यादा लोग शहर शिफ्ट हो चुके हैं। आज डेंग ने चाइना को कैपिटलिस्ट रोड नहीं बल्कि कैपिटलिस्ट हाईवे पर डाल दिया है। लेकिन इस बदलाव के साथ एक और चैलेंज आया था, जिसका नाम होकोच सिस्टम था। इस सिस्टम के तहत अगर आप किसी गांव में पैदा हुए हैं तो आपको शहर में रहने और वहां की फैसिलिटीज लेने की अनुमति नहीं थी। जिन युवा, एक बच्चा जिसकी माँ एक सिंगल पेरेंट थी, वो नए शहर जिसका नाम हमी था, वो वहां शिफ्ट हो गई थी। वहां उसके बच्चों की स्कूल फीस ज्यादा हो गई
क्योंकि उनका हुक्म रजिस्टर नहीं था। ये एक ऐसा सिस्टम का पार्ट था जो लोगों को उनके जन्म स्थल से जोड़ता था। एक और बड़ा डिसीजन था वन चाइल्ड पॉलिसी। डेंग ने ये नियम इसलिए बनाए थे ताकि वो जनसंख्या को कंट्रोल में रखे और मईशत को सुधार सके। ये पॉलिसी 2015 में जाके खत्म की गई। डेंग जियाओपिंग की लीडरशिप और उनके बाद के पॉलिटिकल लीडर्स की वजह से चाइना ना सिर्फ एक सुपर इकोनॉमिक पावर बन गया और अब वो टेक्नोलॉजिकल फील्ड में भी बड़ा रोल अदा कर रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हमने देखा कि चाइना कैसे एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनी और डेंग के रिफॉर्म्स की वजह से 1978 के बाद 600 मिलियन से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए। डेंग के रिफॉर्म्स ने चाइना को एक ग्लोबल स्टेज पर लाकर रख दिया।